हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज ग्रामर का पार्ट 2 होगा, वो भी मिसलेनियस होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है प्रैक्टिस सेट आपके ग्रामर सेशन का। आज सेकंड पार्ट होगा ग्रामर सेशन का, ये प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस पेड पीडीएफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेड पीडीएफ, मतलब रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7/9 में मिलेगा। इसके साथ ये पीजीटी वाले भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी, अभी आपका बीपीएससी आने वाला है उसमें भी ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स फॉर्म है, लिटरेरी मूवमेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फिगर ऑफ स्पीच है। सेकंड जो है ये 189 में मिलेगा। ठीक है, 4 राइटर है इसमें, लेकिन ये 1 लाइनर है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है, लाइक उनका वर्क हो गया या कोटेशन हो गई, लाइनें हो गए, सब कुछ कवर है। ठीक है, इस समय बहुत ज़रूरत है रिवीजन के लिए, टीजीटी वालों के लिए, जो एग्ज़ाम अभी मई में होने वाला है। तो ये उनके वर्क से कैसे हम रिवीजन करें, तो ये पीडीएफ काफ़ी हेल्प करेगी आपको। एंड थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगा। 4 राइटर को इसमें भी कवर किया गया है, लेकिन ये एमसीक्यूज है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये 1 लाइनर है एंड विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये सिर्फ एमसीक्यूज विद आंसर है। ठीक है, इसमें भी 4 राइटर के वर्क वगैरह सब कुछ कवर है, लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू। तो इसमें रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों के क्वेश्चन भी अलग हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। एंड अगर आप लेते हो तीनों पीडीएफ तो 467 होगा, 399 में मिल जाएगा, और भी डिस्काउंट में मिल सकता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी पीडीएफ आप लोग के पास रहे, ताकि नॉलेज आपको मिले। भले ही पैसे में डिस्काउंट हो जाए, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, आपको पास पहुँचना चाहिए आपके पास पीडीएफ, और आप ताकि आपकी जो नॉलेज है ना उसको इनहेंस हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, 269 में ये मिल जाएगा एंड ये 249 में मिल जाएगा। ठीक है, और ये हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ है, 1 लाइनर है, 18 राइटर को कवर किया गया है, पीजीटी वालों के लिए है। जहाँ भी ये राइटर आपके मिलेंगे, इतने सारे राइटर को देख लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में है ये सारे राइटर, तो और भी अदर एग्जाम के लिए भी ये आपका बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा ये वाली पीडीएफ। ठीक है, और ये कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है, जो आपको 249 में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ ओनली रूल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही रूल्स हैं। सारे रूल्स मिल जाएंगे, A to Z सारे रूल्स। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंसेसेंट वेयरिंग ऑफ द मशीनरी डिस्टर्ब्ड हिज कॉन्सेंट्रेशन। इन दिस सेंटेंस जो आपकी वेयरिंग है, वेयरिंग फंक्शन एज एन, तो यहाँ पे किस रूप में ये फंक्शन कर रहा है, जेरेंड के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में, इन्फिनिटिव या फिनिट वर्ब, किसके रूप में यहाँ पे ये जो वेयरिंग है, ठीक है, वेयरिंग है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव या फिनिट वर्ब बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करें, इंसेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार, और वेयरिंग मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे वेयरिंग मतलब घूमना। तो मशीन के लगातार घूमने से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो एकाग्रता है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो वेयरिंग है ये किसका काम कर रहा है, मशीन के लगातार घूमने की, यही इसकी हिंदी है। मशीन के लगातार घूमने से उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिस्टर्ब हो गया, मतलब उसके अटेंशन में, उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो वेयरिंग है ना, ये किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वेयरिंग है यहाँ पे मशीनरी की क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पार्टिसिपल यहाँ पे होगा, पार्टिसिपल क्या होता है, वो शब्द होता है जो वर्ब से बना होता है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होता है। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम किया तो ये आपका पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस वेयर ही टू हैव नोन ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। यहाँ पे बताना है कि ये पास्ट परफेक्ट है, कंडीशनल परफेक्ट है, कि पास्ट कंडीशनल है, कि हिपोथेटिकल पास्ट है। ठीक है, यहाँ पे बताना है सेंटेंस क्या है आपका, वर ही हैव टू। अब यहाँ पे देखिए, ही वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता था, मतलब जब भी आपका इस तरह है ना, जैसे कि इन्वर्जन टाइप आता है, जैसे कि एक मिनट, अब यहाँ पे वर ही टू हैव है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इफ़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ वाला सेंटेंस भी कर सकते हो, इफ़ ही वर टू हैव, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह। बट यहाँ पे ये इन्वर्जन है,
यहाँ पे ये इन्वर्जन में आया हुआ है, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ ही वर टू हैव, ठीक है। बट यहाँ पे इन्वर्जन पूछा गया। इन्वर्जन मतलब पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया देन सब्जेक्ट आया है। बताना है यहाँ पे है क्या, तो ये एक हिपोथेटिकल पास्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हिपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशन को दर्शा रहा है, विच मीन्स अगर उसे पता होता तो वो अलग तरीके से काम करता, ठीक है, ठीक है। तो इसे हिपोथेटिकल पास्ट कहेंगे। मतलब यहाँ पे यही हो गया, इफ़ ही वर टू हैव नोन, अगर उसे पता होता तो वो अलग तरीके से काम करता, ठीक है। तो यहाँ पे हिपोथेटिकल है, इसमें एक आपका इमेजिनेशन कंडीशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन दिस सेंटेंस ही इज़ एन अटर फूल, द वर्ड अटर इज़ ए एन। यहाँ पे बताना है ये जो अटर है ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इंटरजेक्शन है। ही इज़ एन अटर फूल, अटर मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। अटर मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। जैसे कि इट वॉज एन अटर डिजास्टर, अगर हम ऐसे बोले इट वॉज एन अटर डिजास्टर, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से भयानक आपदा थी। तो अटर मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, यानी कि वो पूरी तरह से क्या है, मूर्ख है। तो अटर क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है ना, नाउन की विशेषता। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। यहाँ पे फूल क्या है, नाउन है, और जो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे अटर क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, साइकोफेंटिक, ठीक है। साइकोफेंटिक की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। साइकोफेंटिक मतलब क्या होता है, चापलूसी करने वाला, या अगर साइकोफेंट आ जाए तो चापलूस व्यक्ति। साइकोफेंटिक मतलब चापलूसी करने वाला। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो जाएगी, साइकोफेंटिक की। तो याद रखना है, साइको SYCO ये हो जाएगा साइको। फिर आपका फेंटिक PHAN फैन, फिर आपका TIC टिक, ठीक है, साइकोफेंटिक। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, SYCO PHAN TIC, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बताना है, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, क्विंटेसेंस मतलब होता है सार या मूल तत्व, सार आप बोल सकते हो, ठीक है। क्विंटेसेंस बहुत इजी है, पहले आप क्वीन लिखेंगे QUIN क्वीन, फिर टेसेंस TESSENCE टेसेंस, टेसेंस क्वीन टेसेंस, ठीक है। यहाँ पे ई रहेगा, अगर एग्जाम में पूछता भी ना तो यहीं पे अलग कर देगा, या तो सिंगल एस कर देगा। अगर यहाँ पे सही कर देगा, ए रख देगा, तो यहाँ पे सिंगल एस कर देगा। दो ही जगह, यहाँ पे दो ही जगह मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे ई आएगा और डबल एस आएगा, तो क्वीन टेस एंस, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे है पंक्चुएट हमें करना है। यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट होगा, द ऑथर स्टेट द थीम्स ऑफ एलिनेशन एंड डिस्पेयर आर सेंट्रल, या फिर ये दूसरा वाला देख सकते हो, द थीम्स ऑफ, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा जिससे वो करेक्ट होगा। करेक्ट पंक्चुएट करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सही लगाया है, द थीम्स ऑफ एलाइनेशन, लेकिन यहाँ पे कॉमा कर दिया है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड पहले ही यहाँ पे लगा दिया है, दो लोग को जोड़ दिया है, तो हमें अलग से कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। द ऑथर स्टेट द थीम्स ऑफ एलाइनेशन, यहाँ पे सब कुछ सही था, बट गलत कहाँ पे है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत हो गया। द ऑथर स्टेट, अच्छा यहाँ पे सही है, द थीम्स ऑफ एलाइनेशन एंड डिस्पेयर आर सेंट्रल। डिस्पेयर आर, यहाँ पे आपका एक हेल्पिंग वर्ब आया, एक वर्ब आया है, तो उसको अलग नहीं करना है, कॉमा लगा के अलग नहीं करना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा यहाँ पे डी, तो डी को हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, द ऑथर स्टेट द थीम्स ऑफ एलाइनेशन एंड डिस्पेयर आर सेंट्रल, ये करेक्ट है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे कॉमा तो नहीं आया, यहाँ पे कॉलन का मार्क आया है ना, तो ये याद रखना है, ये भी करेक्ट है। कॉलन का मार्क आया तो ये भी करेक्ट है। जब कोई पर्सन सीधा कोटेशन कहता है तो हमें कॉलन का प्रयोग भी सही होता है। आप यहाँ पे कॉमा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी कर सकते हो, इस तरह भी आ सकता है, वो भी सही है। अगर ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये तो आएगा ही नरेशन में, लेकिन इस तरह अगर आ रहा है, कोई व्यक्ति सीधा कोटेशन कह रहा है, तो हम कॉलन का मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सही होता है। जैसे मैंने कहा ही सेड, जैसे मैंने कहा ही सेड, एक मिनट इसको मिटाऊँ मैं, ही सेड। अब यहाँ पे मैं कॉलन का मार्क कर दूँ, फिर कॉमेंट कॉमा, मैं रिपोर्टेड स्पीच लिख रही हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे ये करेक्ट है,
यहाँ पे कॉलन का मार्क है, उसने कहा, उसने स्टेट किया ना कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो इस पर पॉइंट मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी करेक्ट पंक्चुएशन करना है। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स हाउएवर ही प्रिजर्व्ड, ठीक है। पंक्चुएशन देखिए, मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो पंक्चुएशन आपका आता रहेगा, 2-3 क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो बताते रहूँगी कौन सी चीज़ कब कैसे आई है, तो हो सकता है थोड़ा ईजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल हाउएवर ही प्रिजर्व्ड, यहाँ पे करेक्ट पंक्चुएट करना है, तो पहला देख सकते हैं डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल हाउएवर ही प्रिजर्व्ड, दूसरा है डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल हाउएवर ही प्रिजर्व्ड। तो एक चीज़ ध्यान देना है आपने, हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी आपका हाउएवर आता है, ठीक है, जब भी आपका हाउएवर आता है ना, ये ध्यान रखना है, ये एक ट्रांजिशन वर्ड है। हाउएवर जो है ये एक ट्रांजिशन वर्ड है, जिसे हमेशा दोनों ओर कॉमा से अलग किया जाता है। जब भी आपका हाउएवर किसी भी सेंटेंस में आता है, मतलब खासकर आप पंक्चुएशन में ही ध्यान रखना है, अगर आपका आ रहा है हाउएवर, तो ये क्या होगा, इसके दोनों साइड कॉमा लगा रहेगा, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन वर्ड है और इसे हमेशा दोनों ओर से कॉमा से अलग किया जाता है। तो जहाँ पे इसके दोनों ओर कॉमा होगा वही करेक्ट होगा। देखते हैं, पहला देख लेते हैं, डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल, कॉमा लगा हुआ है, फिर हाउएवर है, फिर कॉमा है, ही प्रिजर्व्ड, ओके, ये थोड़ा सा ही हो सकता है, लेकिन और भी देख सकते हैं। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, सिंगल कॉमा है, यानी कि दोनों कॉमा से इसको क्या करना है, दोनों कॉमा से ये अलग होगा, यानी कि इसके दोनों साइड कॉमा होने चाहिए जब भी आपका हाउएवर आता है। तो ये गलत हो गया भाई, एक ही कॉमा था इसलिए गलत हो गया, ठीक है। एंड थर्ड जो है, यहाँ पे सिंगल कॉमा यहाँ पे भी दे दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया, यहाँ पे तो कॉमा ही नहीं दिया इसलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, सो ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक मिनट। ही सेड हैड आई नोन आई वुड हैव प्रिवेंटेड इट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, हैड आई नोन ये आपका इंटेरोगेटिव से स्टार्ट है, तो जब भी इंटेरोगेटिव से स्टार्ट होगा तो हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, इफ़ रखेंगे, और ये वाला सेंटेंस हम अजर्टिव बना देंगे। अजर्टिव मीन्स आई पहले आ जाएगा, यानी कि इन्वर्जन, अभी तो ये इन्वर्जन है, लेकिन जब आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम क्या कर देंगे, इफ़ लगा देंगे और इधर वाला सेंटेंस अजर्टिव कर देंगे, आई हैड नोन हो जाएगा, या फिर आई को हम चेंज कर देंगे इससे तो ही हैड नोन हो जाएगा। देखते हैं, जिसमें आपका ही हैड होगा वही आपका करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही सेड दैट इफ़ ही हैड नोन, फिर उसके बाद आपका उड हैव आया है, तो उड तो ऑलरेडी, अगर विल होता तो उड में चेंज होता, लेकिन ऑलरेडी उड है तो ये कैसे चेंज होगा, एज इट इज़ इसको रखा जाएगा, प्रिवेंटेड इट, यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी न्यू में नहीं चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ही हैड नोन हो जाएगा, ये करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हैड इन नोन, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ओके। यहाँ पे इफ़ को गायब कर दिया है इसलिए वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द जज सेड लेट जस्टिस बी डन दो द हेवेंस फॉल, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन किए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आज उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी आप लोग को। उन्होंने कहा था कि मैम लेट मी अगर आता है तो शुड को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है, मैंने ये कब मना किया, डिनाई नहीं किया कि शुड को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए, शुड वाला ही करेक्ट होगा इस सेंटेंस में। शुड कब आता है, आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आपके सेंटेंस में ना सेंस निकले सजेशन का, ध्यान रखना है, जब आपके सेंटेंस में सजेशन का सेंस निकले, जब आपके सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस निकले, ऑर्डर का, कुछ बुक्स ऐसी कहती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई जगह आपने देखोगे, कई जगह सर्च करोगे, या कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स का मानना है कि अगर आपका सजेशन सेंस निकल रहा है या ऑर्डर सेंस निकल रहा है, तब आप क्या करोगे, लेट को चेंज कर दोगे शुड में, तब वहाँ पे शुड वाला आएगा, वहाँ पे आपका शुड आता है। लेकिन कुछ ऐसा मानना है जहाँ पे आपका परमिशन निकले, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में था, जहाँ पे आपका परमिशन निकल जाए या फिर आपका परमिशन आ जाए या रिक्वेस्ट आ जाए, रिक्वेस्ट का सेंस निकल जा रहा है, तो वहाँ पे हम माइट में चेंज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंस निकल रहा है मे का, जो आपका ऑपरेटिव सेंटेंस होता नहीं है। जैसे कि कल का जो क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन था लेट मी हैव सम टी, यही था ना। अब यहाँ पे लेट मी हैव सम टी, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है मे आई हैव, जो मैंने कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लेट मी हैव सम टी, यहाँ पे वो मांग, मतलब वो अनुमति मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है कि वो चाय पीने की परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे एक परमिशन का सेंस निकल रहा है, रिक्वेस्ट का भी सेंस निकल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे,
ऐसे में आप इनडायरेक्ट में जब बनाओगे तो रिक्वेस्टेड दैट ही सेड अगर आ जाए तो रिक्वेस्टेड दैट में चेंज करोगे, बाकी को हम क्या करेंगे माइट में चेंज कर देंगे। जब भी आपका पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाए तो हम माइट में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि लेट मी हैव सम टी, आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, मे आई हैव सम टी, ये सेंस निकाल रहा है। मे आई हैव सम टी ये सेंस निकाल रहा है। तो मे को आप किस में चेंज करते हो, जब मे का इनडायरेक्ट बनाते हो माइट में चेंज करते हो, तो वही सेंस यहाँ पे भी निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पे माइट लगा था, ठीक है। अब ध्यान में आ गया होगा, तो ध्यान रखना परमिशन रिक्वेस्ट आता है तो आप वहाँ पे माइट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा सजेशन एंड ऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जज ने कहा लेट जस्टिस बी डन दो द हेवेंस फॉल। यहाँ पे एक ऑर्डर का निकल रहा है सेंस ना, सजेशन और ऑर्डर का होगा तो आप शुड में जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डिक्लेयर्ड नहीं कर रहे हैं, द जज ऑर्डर्ड दैट जस्टिस शुड बी डन इवन इफ द हेवेंस फेल, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका शुड बी में चेंज हो जाएगा। ओके, लेट जस्टिस बी डन, तो यहाँ पे शुड बी में हो जाएगा। उसके बाद आपका दो द हेवेंस फॉल, दो को हम किस में चेंज कर देंगे, इवन इफ में चेंज कर देंगे, हेवेंस फेल हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये आपका सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में है तो आपका ये पास्ट में चला जाएगा, इसलिए फेल हो जाएगा। फॉलन सेकंड में फॉर्म में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है तो फिर मैं फिर से लेके आऊँगी, समझाऊँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगा देंगे तो पूरा क्वेश्चन में और करना है। चूज़ द सिनोनिम ऑफ रिडाउंटेबल, इसका सिनोनिम बताना है। रिडाउंटेबल मतलब क्या होता है, वीक, फॉर्मिडेबल, ट्रिवियल या इनसिग्निफिकेंट। तो रिडाउंटेबल मतलब होता है भयभीत करने वाला या फिर शक्तिशाली। तो इसका जो शक्तिशाली भी होता है भयभीत करने वाला, तो इसका जो मतलब इतना शक्तिशाली कि देख के डर लग जाए, भयभीत करने वाला, इस टाइप का। वीक है, फॉर्मिडेबल, वीक मतलब तो कमज़ोर होता है, ट्रिवियल भी उसी लाइन में आता है, तुच्छ टाइप का, और इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मिडेबल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिडेबल का भी यही अर्थ होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो मीनिंग है आपकी परफिडियस। परफिडियस मतलब क्या होता है, लॉयल, फेथफुल, ट्रीचरस, रिलायबल, ठीक है। ये याद रखना है। जो आपका परफिडस है इसका मतलब होता है विश्वासघाती, धोखेबाज, गद्दार। तो लॉयल तो इसका जस्ट उल्टा है ना। अच्छा, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, तो लॉयल तो जस्ट इसका लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार। फेथफुल भी उसी में आता है, निष्ठा, वफादार। रिलायबल भी भरोसेमंद, उसी में आता है। तो ट्रीचरस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, ट्रीचरस मतलब भी वही इसी में आता है, मतलब गद्दार, विश्वासघाती। नेक्स्ट पे आएंगे प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची करने वाला जहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, रेकलेस। तो एक्स्ट्रावेगेंट भी इसी में आता है, वेस्टफुल भी यही है, रेकलेस भी यही है, तीनों भी वही मीनिंग निकाल रहा है। अच्छा, रेकलेस मतलब लापरवाह होता है, सॉरी, रेकलेस मतलब होता है केयरलेस, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉफ्लिगेट ये इसका सिनोनिम है, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल। यहाँ पे जो इसका एंटोनिम पूछा है ना, एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे थ्रिफ्टी, ठीक है। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, बचाने वाला, मतलब जो बचत करता हो। कंजूस में भी नहीं आएंगे ये वाले, जो थ्रिफ्टी वाले लोग होते हैं ये कंजूस की श्रेणी में नहीं आते, ये बचत करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे खर्च करेंगे। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। इन्वेक्टिव मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का एंटोनिम क्या होगा, क्रिटिसिज्म है, प्रेज है, अब्यूज़ है, कंडेमनेशन है। तो ये याद रखना है। जो आपका इन्वेक्टिव है, इन्वेक्टिव मतलब होता है गाली गलौज करना, गाली गलौज या कोई कठोर आलोचना करना, ठीक है। तो अब क्रिटिसिज्म ये इसी के सिनोनिम में आ जाएगा, अब्यूज़ भी इसी के सिनोनिम में आ जाएगा, कंडेमनेशन भी इसी के सिनोनिम में आ जाएगा। कंडेमनेशन मतलब भी होता है निंदा करना, तो ये भी इसी के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रेज हो जाएगा, तारीफ करना। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्लिनेशन और प्रिजुडाइज स्पेशली वन दैट इंटरफेयर्स विद इम्पार्शियल जजमेंट। इसे क्या बोलेंगे, प्रिडिलेक्शन, बायस, प्रोपेंसिटी या पार्शियलिटी, किस में आप आओगे, ठीक है। कह क्या रहा है कि एन इंक्लिनेशन या प्रिजुडाइज, ठीक है, झुकाव या प्रिजुडाइड, पक्षपात जिसे बोलते हैं, स्पेशली वन दैट इंटरफेस विद इम्पार्शियल जजमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायस कहेंगे। ओके, बायस मतलब ये होता है पूर्वाग्रह या झुकाव,
यहाँ पे वही पूछा ना, प्रिजुडाइज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुक, अरे सॉरी आपका झुकाव, यस झुकाव ही है। प्रिजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, जिससे निष्पक्ष निर्णय प्रभावित होता है, स्पेशली वन दैट इंटरफेस विद इम्पार्शियल जजमेंट, तो उसे हम बायस कहेंगे। ठीक है, बाकी आपका प्रिडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, पसंद, लेकिन ये एक निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता, ये किसी निष्पक्ष को नहीं प्रभावित करता, यहाँ पे ये नहीं होगा। बाकी प्रोपेंसिटी मतलब ये होता है प्रवृत्ति, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो टेंडेंसी, झुकाव इसका भी होता है, लेकिन ये जो समान प्रवृत्ति को दिखाता है, ना कि पक्षपात को दिखाता है। पार्शियलिटी भी पक्षपात होता है, झुकाव होता है, लेकिन इसका मतलब व्यक्तिगत पसंद होता है। यहाँ पे ले दे के आपका बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या। भाई की हत्या क्या होगी? पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड। पैट्री जो होता है पिता की हत्या, मैट्री माँ की हत्या, होमिसाइड किसी व्यक्ति की, यह समान हत्या के लिए प्रयोग होता है। फ्रैट्रिसाइड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रैट्री मतलब भाई की हत्या, जैसे कि द एंशिएंट स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस हु कमिटेड फ्रैट्रिसाइड टू गेन द थ्रोन। ठीक है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री एक राजकुमार के बारे में बताती है जिसे सिंहासन पाने के लिए अपने ही भाई की हत्या कर दी, तो वहाँ पे आपका फ्रैट्रिसाइड लग जाएगा। टू टेक अम्ब्रेज मीन्स क्या होता है? टू टेक अम्ब्रेज, ओके क्या हो रहा है, एक मिनट, चलिए। टू टेक अम्ब्रेज मतलब क्या होता है? टू टेक अम्ब्रेज मीन्स होता है आहत महसूस करना या नाराज होना। इसका मैं हिंदी लिख दे रही हूँ, नाराज होना या आहत महसूस करना, कोई चीज़ आपको बुरी लग गई बहुत, अब नाराज हो गए, उसे बोला जाता है। टू गिव एडवाइस तो सलाह देना होगा, कंट्रोल करना तो कंट्रोल ही करना, नियंत्रण करना, और टू गिव शेल्टर मतलब आश्रय देना, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, टू टेक ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, टू टेक ऑफेंस, जैसे कि ही टुक अम्ब्रेज एट हिज रूड रिमार्क, उसने उसकी रूड मतलब वह जो है उसके जो रूड रिमार्क से नाराज हो गई, तो यहाँ पे याद रखना है आपने, टेक अम्ब्रेज मतलब नाराज होना। अ शॉप टू सेरेब्रस, इसका मतलब क्या होता है? अ शॉप टू सेरेब्रस मीन्स क्या होता है? ठीक है, अ कंप्लीट सॉल्यूशन, अ ब्राइब, अ कंसेशन टू अपीज, अ फाइनल विक्ट्री, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अ शॉप टू सेरेब्रस का मीन्स होता है किसी को शांत करने के लिए रिश्वत देना या कोई रियायत देना, किसी को शांत करने के लिए। अब ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा द स्मॉल बोनस वॉज जस्ट अ शॉप टू सेरेब्रस टू कीप द एम्प्लॉय क्वाइट। छोटा बोनस क्या किया है? एम्प्लॉय को शांत कर रखने के लिए सिर्फ एक रिश्वत था, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो अ शॉप टू सेरेब्रस मतलब रिश्वत देना किसी को शांत करने के लिए, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अ ब्राइब या कंसेशन टू अपीज, अपीज मतलब शांत करना, किसी को शांत करने के लिए। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबजुडाइज। सबजुडाइज मीन्स क्या होता है ये बताना है। अंडर जजमेंट है कि सब्जेक्ट टू चेंज है कि अंडर प्रेशर है कि सब्जेक्ट टू रिव्यू है। ठीक है, सबजुडाइज ये एक लॉ वर्ड है, एक कानूनी शब्द है सबजुडाइज, विच मीन्स विचाराधीन मामला, मतलब जिस पर अदालत में निर्णय लिया जाना बाकी है, कोई ऐसा मामला जो अभी भी अदालत में है, अभी उस पर निर्णय डिसीजन नहीं लिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सबजुडाइज। जैसे मैंने कहा द केस इज सबजुडाइज सो वी कांट कमेंट ऑन इट, मामला जो है अभी अदालत में लंबित है इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई केस जो अभी भी मामला अभी भी सब उसमें है, क्या बोलते हैं, अंडर जजमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसा मामला जो कोर्ट में है जिस पे अभी डिसीजन नहीं लिया गया उसे सबजुडाइज कहेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हुज एवर कम्स विल बी वेलकम्ड। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज हुज एवर कम्स? ये कौन सा क्लॉज है ये बताना है। हुज एवर कम्स एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किस टाइप का क्लॉज है? हुज एवर कम्स विल बी वेलकम्ड। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? हुज एवर कम्स, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हुज एवर कम्स, कौन आता है जिसका स्वागत किया जाएगा, कौन आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है ना, व्हाट। और व्हाट से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमें मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। और ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपका यहाँ पे नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट नाउन क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब होगा नहीं क्योंकि एडवर्ब क्या कर रहा है? एडवर्ब तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है ये सेंटेंस आपका, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही स्पोक इन अ मैनर दैट सरप्राइज्ड एवरीवन। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दैट सरप्राइज्ड एवरीवन? नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि मेन क्लॉज है? ठीक है,
कौन सा क्लॉज है, मतलब ही स्पोक इन अ मैनर दैट सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब उसने मैनर में बोला कि सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। कौन सा क्लॉज यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर आपका मेन क्लॉज। यहाँ पे देखिए आपका जो कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन से पहले अगर आपका कोई नाउन आता है, ऐसा भी कहा जाता है, ये एक ट्रिक है, पैसे भी याद रख सकते हो, कंजंक्शन से पहले अगर नाउन आ रहा है तो समझ जाओ ये ज़्यादातर ऐसे मामले में ना, ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही क्लॉज है, ठीक है। यहाँ पे मैनर जो है नाउन है, मतलब उसने मैनर में बोला जिससे सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। तो कैसे बोला, मैनर में बोला, भाई इसी को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। और नाउन क्लॉज यहाँ पे नहीं होगा। नाउन क्लॉज क्या होता है, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे है नहीं। एडवर्ब क्लॉज होगा नहीं, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मेन क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, बताना। द क्राइटेरिया इज नॉट क्लियर, द क्राइटेरियंस आर नॉट क्लियर, द क्राइटेरियाज आर नॉट क्लियर, द क्राइटेरिया आर नॉट क्लियर। तो बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, ये एक प्लूरल है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन। ये याद रखना, इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा, क्राइटेरियन, ठीक है, ये आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है यहाँ पे प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अगर क्राइटेरियन यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि क्राइटेरियाज तो नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सही है, एक मिनट, डी भी नहीं गलत है, यहाँ पे क्राइटेरियंस नहीं होगा क्योंकि क्राइटेरियन इसका सिंगुलर है, तो यहाँ पे डी गलत हो, अरे सॉरी डी सही हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्राइटेरिया आर नॉट क्लियर, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। कर यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ मी हु इज़ टू ब्लेम। तो एक चीज़ रूल याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये प्रोनाउन का ही है, ये प्रोनाउन अगर आपकी बी की फॉर्म आती है, ठीक है, बी की फॉर्म आती है। अब बी की फॉर्म क्या, जैसे कि आपका इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, वॉज, वर, या फिर आपका बीन, ठीक है, बीन, ये सारे अगर आते हैं तो इसके बाद ये ध्यान रखना है, इसके बाद कोई प्रोनाउन आता है, इसके बाद आपका कोई प्रोनाउन अगर आता है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन का सब्जेक्ट रूप आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट रूप आएगा, ठीक है। जैसे प्रोनाउन का आपने अस आ रहा है, इट इज़, और ये इट इज़ के बाद आएगा, यानी कि बी की फॉर्म के बाद अगर आपका अस आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट रूप है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो वी हो जाएगा, तो ये आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बी की फॉर्म है, तीनों में बी की फॉर्म है कि नहीं है, इसके बाद आपका प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, सब्जेक्ट फॉर्म करना है। तो ये यहाँ पे बी की फॉर्म आई है, प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म ये आया है, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी सब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सी वाला है, इट इज़ आई हु आर। अब जो रहेगा बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे आर इसलिए गलत हो गया है ना, यहाँ पे आपका आर गलत हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बी की फॉर्म अगर आपकी आ रही है इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन, तो इसके बाद अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है तो सब्जेक्ट इन फॉर्म, यानी कि सब्जेक्टिव रूप में आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा वहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज़ आई या फिर मी, और ले लेते हैं इट वॉज शी या हर। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी की फॉर्म आई है, बी की फॉर्म आई है, तो बी की फॉर्म के बाद आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन, मैंने कहा सब्जेक्टिव फॉर्म जो होगा, तो सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है, ये मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, मी इनकरेक्ट हो जाएगा।
इट वॉज बी की फॉर्म आई है, शी आया, हर आया, दोनों प्रोनाउन आ रहे हैं, बट एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो कौन सा आएगा? सब जरूर यही कहता है कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा बी की फॉर्म के बाद, तो यहाँ पे हर आपका कट जाएगा, सी सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसको मैं थोड़ा मिटाती हूँ। यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ आई आया, यानी कि आपका बी के फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म वो करेक्ट है। उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद इज़ आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आई जो है, आई कोई पर्सन होगा, कोई किसी व्यक्ति को रेफर कर रहा है जो कि सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा। इस मामले में हम आई जो आएगा एम नहीं यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ आई हु इज़, यहाँ पे इज़ नहीं आना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे एम आना चाहिए, ठीक है। इट इज़ आई हु एम, अगर ये सिंगुलर की बात कर रहा है तो वहाँ पे इज़ करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे रूल के हिसाब से चलेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो हम यहाँ पे एम रखेंगे। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, और किसी में है नहीं, इसलिए ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कई जगह आपका इज़ वाला भी सेंस निकल के आता है सही, लेकिन हम एम को लेकर चलेंगे इसको, ठीक है। आप लोग बताइएगा इस सेंटेंस में कि आपको क्या लग रहा है, इज़ आएगा कि एम आएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे रीअरेंज करना है, PQRS वाला है। द सिटी वॉज इन क्योस, द अर्थक्वेक स्ट्रक विदाउट वार्निंग, बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड एंड पीपल वर ट्रैप्ड, रेस्क्यू टीम अराइव्ड टू हेल्प। अब सिटी क्योस हो गई, ऐसा तो है नहीं कि सिटी पहले ही से क्योस होगी, भाई भूकंप के बाद ही होगा, जब भूकंप आएगा उसके बाद ही तो सिटी क्योस होगी, यानी कि ये पहला नहीं होगा। दूसरा है अर्थक्वेक स्ट्रक विदाउट वार्निंग, जो अर्थक्वेक है वो क्या है, बिना वार्निंग के ही आ गई है, यानी कि घटना शुरुआत को दिखा रहा है, ये वाली ये शुरुआत दिखा रहा है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद जब आपका अर्थक्वेक आ गया है, उसके बाद क्या हुआ, सिटी जो है वो क्योस हो गई, यानी कि भूकंप के बाद जो शहर की स्थिति बताई जा रही है यहाँ पे कि सिटी कैसी हो गई है, पूरी तरह से क्योस हो गई है, अराजकता फैली हुई है। तो यहाँ पे द सिटी वॉज इन क्योस हो जाएगा। उसके बाद आपका बी आ जाएगा, ये सॉरी पी आ जाएगा, ये सेकेंड नंबर पे है। उसके बाद क्या हुआ, जब सिटी में पूरी तरह से भूकंप फैल गया, तो भूकंप के फैलने से क्या हो गया, प्रभाव बताए गए। भूकंप से फैलने से क्या हो गया, बिल्डिंग जो हो गई वो क्लैप्स हो गई, पीपल जो हो गए वो ट्रैप्ड हो गए। अब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा लोगों पे, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे पे क्या हुआ, जब सब कुछ खराब होने लगा, कोलैप्स होने लगे, पीपल ट्रैप्ड हो गए, तब जाके रेस्क्यू टीम क्या हुई, बचाने के लिए, अंत में बचाव कार्य शुरू हुआ। तो ये आपका लास्ट वाला है। तो रखा क्या, QPRS, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, QPRS, ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्यू में क्या हुआ, भूकंप आया, उसके बाद पी में क्या हुआ, भूकंप आने के बाद सिटी में अराजकता फैल गई, क्योस हो गया। उसके बाद थर्ड में जब आपका सिटी में पूरी तरह से अराजकता हो गई, उसके बाद क्या हो गया, भवन गिर गए, बिल्डिंग कोलैप्स होने लगी, लोग ट्रैप्ड हो गए, लोग फंस गए। उसके बाद आपका बचाव कार्य शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी लॉजिकल सीक्वेंस बताना है। Experiment was conducted in a controlled environment. Result were analyzed using statistical method. आपका hypothesis was formulated based on previous research. Conclusion, अब ये conclusion है तो ये लास्ट में ही आने वाला है, ठीक है। इसका जो देखेंगे ना कंक्लूजन यहाँ पे बताया ना, ये इसका मतलब ये लास्ट में आएगा, आपका लास्ट में एस वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सभी में इसको ऐसे कट कर देते हैं, डी वाला आपका एस, यानी कि एस लास्ट में आएगा। अब बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम, पहला देखेंगे आपका, द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि पहले कोई चीज़ हो चुकी है, अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। रिजल्ट वार भी नहीं हो रहा है। उसका द हिपोथेसिस वॉज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेशन, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, पहले अनुसंधान के आधार पर परिकल्पना बनाई गई। देन क्या किया गया, देन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, फिर क्या किया गया, उसको प्रयोग किया गया, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आया, है ना, उसके बाद क्या आया, रिजल्ट, यानी कि आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, द रिजल्ट वर एनालाइज्ड यूजिंग, यानी कि प्रयोग के बाद जो परिणाम आते हैं उसका क्या किया गया, एनालाइज किया गया, विश्लेषण किया गया, एंड एट द एंड कंक्लूजन, यानी कि अंत में निष्कर्ष निकाला गया। तो आपका बचेगा क्या, आपका कौन सा सही हो जाएगा, आर, उसके बाद देन ये पी, उसके बाद क्यू एस, RPQS, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, RPQS, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट वन है कि आपका कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। इसमें पैसिव वॉइस करना है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। मस्ट, जब भी आपका मॉडल आता है, जैसे आपका मॉडल वर्ब जो हो गए, जैसे आपका मस्ट हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, आपका माइट हो गया, ये अगर आता है तो पैसिव वॉइस में इनके साथ बी लग जाता है, बी की फॉर्म आ जाती है। मस्ट भी हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मस्ट बी होना चाहिए, जहाँ पे भी मस्ट बी हो वही करेक्ट हो जाएगा। आर टू बी नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट की बात हो रही है तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और एल्डर को क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस करना है। इंट्रिकेट डिजाइन वाज एडमायर्ड बाय ऑल, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है। तो यहाँ पे वाज है यानी कि सिंपल पास्ट में आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। ऑल एडमायर्ड सिंपल पास्ट में आएगा, ऑल के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, तो ऑल एडमायर्ड द इंट्रिकेट डिजाइन, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल एडमायर, ये इनकरेक्ट है, हैड की बात नहीं कर रहा, सिंपल पास्ट में आएगा, तो ऑल एडमायर्ड द इंट्रिकेट डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ही इज अवर्स डैश टेकिंग रिस्क। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर्स के साथ क्या हम लगाएंगे, तो ध्यान रखना है अवर्स जो है ना, अवर्स टू होता है। ठीक है, अवर्स के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आएगा, जिसका मतलब होता है अवर्स टू मतलब होता है मतलब बचना। ही इज़ अवर्स टू टेकिंग रिस्क, वह क्या कर रहा है, वह रिस्क लेने से बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अवर्स टू हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ही इज़ अवर्स टू स्पीकिंग इन पब्लिक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, करेक्ट प्रेपोजिशन लेना है। द डिसीजन इज कॉन्टिजेंट डैश कमेटी अप्रूवल, कॉन्टिजेंट ऑन, अपॉन, विद या एट, क्या होगा। ठीक है, कॉन्टिजेंट देखिए यहाँ पे आपका विद या एट तो नहीं यूज़ होगा, कॉन्टिजेंट मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, समटाइम्स हम ऑन का भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम ऑन का यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर पे जाएंगे तो अपॉन होगा। कॉन्टिजेंट अपॉन मीन्स निर्भर होना, तो यहाँ पे सही अगर मतलब एक जो कहते हैं ना एक्यूरेट जो आंसर होगा वो अपॉन पे जाएगा, लेकिन समटाइम हम ऑन का भी इसके साथ यूज़ करते हैं, कभी कभी प्रयोग होता है। यहाँ पे भी प्रेपोजिशन बताना है। ही इज़ इंडोव्ड डैश अ रिमार्केबल टैलेंट, तो इंडोव्ड के साथ क्या होगा, इंडोव्ड विद हो जाएगा। ठीक है, ये अपने साथ विद लेता है, इंडोव्ड विद मीन्स संपन्न होना, तो ये अपने साथ विद लेता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ इंडोव्ड विद अ रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट। टू फॉल थ्रो मीन्स क्या होता है, टू फॉल थ्रो मीन्स क्या होता है, योजना का विफल हो जाना। आप कोई योजना बना रहे हो, उसका क्या हो जाना, फेल हो जाना, विफल हो जाना, टू फॉल थ्रो हो जाएगा, यानी कि टू फेल टू मटेरियलाइज। नेक्स्ट, टू बियर आउट मीन्स क्या होता है, टू बियर आउट, ओके, टू बियर आउट मतलब कंफर्म कर देना, किसी बात की पुष्टि करना या सत्यापित करना, बियर आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू रन अप अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, टू रन अप अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड, एनकाउंटर डिफिकल्टी, क्रिएट प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे याद रखना है रन अप अगेंस्ट मतलब होता है मुश्किलों का सामना करना। जब कोई पर्सन किसी समस्या, कठिनाई या विरोध का सामना करता है तो यहाँ पे इस फ्रेज का हम यूज़ करते हैं, टू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मुसीबतों से सामना करना, कठिनाइयों से सामना करना। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे मतलब चूज द वर्ड दैट बेस्ट, यहाँ पे उस वर्ड को रखना है जो सही मीनिंग दे रहा हो इस सेंटेंस का। ठीक है, इनोक्यूएस है, इंसेसिव है, इनविडस है, इंजीनियस है। तो इनोक्यूएस मतलब हानि रहित, इंसेसिव मतलब क्या होता है, इंसेसिव जो आपका है, इंसेसिव मतलब होता है तीक्ष्ण या सटीक। ठीक है, आपका इंजीनियस मतलब क्या होता है, निष्कपट या भोला। ठीक है, और इनविडस मतलब होता है अपमानजनक या नकारात्मक प्रभाव डालने वाला। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हिज रिमार्क्स कॉज्ड कॉन्सिडरेबल ऑफेंस। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनविडियस। इनविडियस मतलब ये होता है अपमानजनक, ठीक है, या नकारात्मक। तो हिज इनविडियस यानी कि उसकी जो अपमानजनक रिमार्क है, टिप्पणी ने काफ़ी नाराज़गी पैदा की। नेक्स्ट पे आएंगे, एरर बताना है, कहाँ पे एरर है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली।
द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अच्छा, आप लोग कहते हो कि मैम इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्या आएगा? यूजीसी नेट का क्वेश्चन उठा के रख देगा। आप लोग को टफ क्वेश्चन मिले, तो लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। मतलब आपको टीजीटी के हिसाब से क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, ऐसे ही मिलेगा। ये नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन इजी नहीं मिलेगा। आप पेपर में देखेंगे तो इजी क्वेश्चन, हाँ टफ क्वेश्चन आते हैं। टफ क्यों रहते हैं? जो आपको नहीं पता रहेंगे वही टफ रहेंगे। कोई टफ या इजी नहीं होता। जो आपको पता रहता है वो इजी हो जाता है, जो नहीं पता रहता है वो हमारे लिए टफ रहता है। तो वही चीज़ है, आपने सब पढ़ लिया तो आपको ईजी आ रहा है, लेकिन आएंगे तो यही सब वही रूल है। मतलब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और धीरे धीरे हम टफ करेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे आपकी एरर है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, देखिए इसका रूल है, एक आपका आता है द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ, ठीक है। एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ। दोनों के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ, दोनों के बाद आपका क्या आता है? दोनों के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, अगर आएगा इनके बाद तो इसके बाद जो आपका द नंबर के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन इसके बाद क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। ये ध्यान रखना है, बस वर्ब में दोनों में फ़र्क है। अ नंबर ऑफ के बाद दोनों के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ आया है, उसके बाद आपका देख सकते हैं वो प्लूरल नाउन आया, लेकिन क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो सी में पार्ट में एरर था, यहाँ पे आपका हैज़ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा है। तो जब भी आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछे ना कि किस सेंटेंस में, तो ये याद रखना है, जब भी पूछे कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, 1 डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, वही आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जब भी पूछे। यानी कि कंपाउंड मतलब एक आपका इंडिपेंडेंट, मतलब कंपाउंड जो है आपका दो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और 1 आपका क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देख सकते हैं ही वेंट टू द स्टोर एंड बॉट, ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। द सन रोज एंड द बर्ड साइन, ये भी कंपाउंड है लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ही इज़ अ गुड मैन एंड ही इज़ अ काइंड, ये भी कंपाउंड है बट इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। तो ऑल दो इट वॉज रेनिंग, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है ये। और ही वेंट आउट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड ही बॉट ग्रॉसरीज, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे करेक्ट वर्ब भरना है। वर ही डैश टू द मीटिंग, ही वुड हैव एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। यहाँ पे कम, केम, कमिंग या टू कम, क्या आएगा? देखिए ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का ही टाइप 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? वर ही कम टू द मीटिंग, ही वुड हैव एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। तो ये आपने, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे राइट आंसर कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा यहाँ पे। बाकी वर ही टू कम हो जाएगा। ये एक हिपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि ही इफ ही केम, वो वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वर का काम कर रहा है ना, ये इफ का काम कर रहा है। तो आगे आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वॉट डज द इडियम टू गिड अप वंस लॉइन्स, इसका मतलब क्या होता है? टू रिलैक्स, टू प्रिपेयर फॉर एक्शन, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू गिव अप, ठीक है। टू ग्रिड अप ऑन वंस लॉयन मीन्स क्या होता है? अपने आप को किसी काम के लिए तैयार करना। टू ग्रिड अप वंस लॉयन, अपने आप को किसी काम के लिए तैयार करना। ये एक आपका बोल सकते हो प्राचीन समय में जो आपके शूरवीर हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो अपनी पोशाक ठीक करने से जुड़ा हुआ मुहावरा। वो अपनी पोशाक क्या करते थे? ठीक करते थे। यानी कि आप कहीं कुछ काम करने जा रहे हो, काम करने के लिए स्वयं को तैयार करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रिपेयर फॉर एक्शन। कोई भी एक्शन करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, उसके लिए पहले से तैयार करना अपने आप को। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हिज डैश नेचर मेड हिम अ डिफिकल्ट कलीग। यहाँ पे एमिनेबल है, तो यहाँ पे फिल करना है कौन सा बेस्ट वर्ड यहाँ पे फिट होगा। एमिनेबल है मतलब आज्ञाकारी होता है, इसका मतलब भी
और रिकैल्सिट्रेंट मतलब भी होता है आज्ञाकारी। कॉम्प्लिएंट मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिएंट मतलब भी होता है आज्ञाकारी, ठीक है। डोसाइल मतलब शांत या विनम्र होता है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये जो एमेनेबल है इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि ओबीडियंट बोल सकते हो, आज्ञाकारी। और कॉम्प्लिएंट मतलब भी होता है आज्ञाकारी, ठीक है। और रिकैल्सिट्रेंट मतलब आज्ञा ना मानने वाला, मीन्स जिद्दी या आदेश ना मानने वाला, उसे बोलते हैं। डोसाइल मतलब होता है विनम्र या शांत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिज डैश नेचर मेड हिम अ डिफिकल्ट कलीग, ठीक है। उसका जिद्दी स्वभाव जो था उसे कठिन सहकर्मी बनाता था, उसे डिफिकल्ट कलीग बनाता था। उसका जिद्दी जो स्वभाव है, उसका आदेश न मानने वाला जो स्वभाव है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आज्ञा न मानने वाला, या आप जिद्दी बोल सकते हो। बाकी तो ये एमिनेबल, कॉम्प्लिएंट, ये दोनों का मतलब होता है आज्ञाकारी। नेक्स्ट पे आएंगे ग्रामेटिकल इनकरेक्ट बताना है, कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, ठीक है। कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, कमेटी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन, ठीक है। कौन सा आपका इनकरेक्ट है ये बताना है। यहाँ पे देखिए कमेटी वर्ड डिवाइडेड की बात हो, कमेटी के साथ आप कमेटी को सिंगुलर माना भी जा सकता है। जब ये एक यूनिटी की बात कर रहा हो तो हम कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब ये अलग अलग की बात कर रहा है यानी कि कमेटी अलग अलग डिसीजन पर है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अगर एक यूनिफिकेशन दिख रहा है कमेटी के अंदर, अगर जहाँ पे भी कमेटी आ जाए वहाँ पे एक यूनिफिकेशन दिख रहा है कि हाँ वो लोग एक ही मुद्दे पर हैं, एक ही डिसीजन है सबका, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, यहाँ पे अलग अलग की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लूरल लगेगा, तो करेक्ट है ये। फिर यहाँ पे देखिए कमेटी वॉज डिवाइडेड, यहाँ पे अभी अलग अलग की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका सिंगुलर लगा है, जो कि ये इनकरेक्ट है। कमेटी हैज़ रीच्ड, कमेटी जो है वो एक डिसीजन पर पहुँच गई, यानी कि जो कमेटी है 4-5 लोग का जो ग्रुप है, वो जो कमेटी है जो ग्रुप है वो एक ही डिसीजन पे पहुंचा है, तो ये पे यूनिफिकेशन दिख रहा है, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हुआ, बी करेक्ट हुआ। गलत आपका बी हुआ तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। जो पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है तो बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका ऑबिटर। ऑबिटर डिक्टम मीन्स क्या होता है, ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम मतलब ये भी एक कानूनी शब्द है, विच मीन्स मामले से संबंधित लेकिन अनौपचारिक टिप्पणी, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आपकी मैटर से जो संबंधित है लेकिन ये एक अनौपचारिक टिप्पणी है। जब कोई जज ऐसी टिप्पणी देता हो जो जरूरी नहीं है, फैसले का हिस्सा ना हो, उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टम। जैसे कोई फैसला हो रहा है, फैसला कंप्लीट हो गया, लास्ट में कोई जज क्या कर रहा है, कोई टिप्पणी दे रहा है, कोई आपको समझा ही रहा है, तो उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टम। जैसे मैंने कहा द जज मेड एन ऑबिटर डिक्टम रिगार्डिंग द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लॉयर्स, ठीक है। जज ने वकीलों को नैतिक जिम्मेदारी के बारे में एक अनौपचारिक टिप्पणी की, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसिडेंटल रिमार्क। अनौपचारिक रिमार्क भी हो सकता है, इनफॉर्मल रिमार्क अगर आ जाए तब भी वो गलत नहीं होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। करेक्ट वन वर्ड बताना। अ पर्सन स्किल्ड इन परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने और लिखने में दोनों में कुशल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभावी ढंग से बोलने या लिखने में कुशल होता हो, उसे क्या कहेंगे। पेडेंट क्या होता है, पेडेंट मतलब जो व्यक्ति छोटे छोटे जो एकेडमिक नियमों का पालन करने में बहुत ध्यान देता है, उसे कहते हैं पेडेंट। जो छोटा छोटा भी नियम रहेगा ना, उसको ध्यान देने में, पालन करने में बहुत ध्यान देगा, उसे कहेंगे। साइकोफेंट अभी हमने पढ़ा, चापलूस व्यक्ति। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक होता है, जो आपके ट्रेडिशनल है, जो मान्यताएं हैं उसको विरोध करने वाला व्यक्ति। यहाँ पे बचा क्या आपका, रिटोरिशियन, ये करेक्ट हो जाएगा। रिटोरिशियन मतलब ही होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रभावी ढंग से बोलने और लिखने में क्या हो, कुशल हो, स्किल्ड हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इसमें बताना है कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज करेक्टली यूज हुआ है इस सेंटेंस में। किस सेंटेंस में पार्टिसिपल जो फ्रेज है वो करेक्ट यूज हुआ है। ही सॉ द मैन टू क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ पे तो नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे तो इन्फिनिटिव दिख रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज पूछ रहा है। ही सॉ द मैन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, ही सॉ द मैन टू क्रॉस द स्ट्रीट, ही सॉ द मैन। तो यहाँ पे आपने बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा। ही सॉ द मैन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मतलब उसने आदमी को स्ट्रीट पार करते हुए देखा। तो यहाँ पे आदमी के बारे में क्या दे रहा है, एक एडिशनल नॉलेज दे रहा है, जानकारी दे रहा है कि उसने आदमी को क्या देखा, स्ट्रीट पार करते हुए, गली पार। जैसे मैंने कहा आई सॉ द डॉग बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, मैंने कुत्तों को अजनबी पर भौंकते हुए देखा। तो ये जो बार्किंग है ना, बार्किंग द स्ट्रेंजर, ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉसिंग द स्ट्रीट ये फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है,
मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये याद रखना है पार्टिसिपल है, फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। यहाँ पे बताना है कि इसमें आइडेंटिफाई द क्लॉज, ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्लॉज है, ठीक है, आई थिंक ये वाला क्लॉज, ये वाला, इस पे एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, यही क्लॉज बताना है, ये कौन सा क्लॉज है, ठीक है। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या मेन क्लॉज है। मतलब वह बोला मानो वो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जान गया हो, वह बोला मानो वो सब कुछ जान गया हो। तो यहाँ पे क्या है, ही स्पोक, इससे क्वेश्चन करो कैसे किया गया, मानो वो सब कुछ जान गया हो। ही स्पोक कैसे, मतलब वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ही स्पोक, उसने बोला, कैसे बोला, मानो वो सब कुछ जान गया हो, न्यू एवरीथिंग। यहाँ पे दोनों ही वर्ब पे क्या हो रहा है, चाहे इधर से क्वेश्चन करो चाहे इधर से क्वेश्चन करो, दोनों ही वर्ब पे ही हो रहा है। तो वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब क्लॉज करता है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन बताना है, ही इज इंटेंट डैश परसुइंग हिज गोल्स ऑन इन विद एट। तो याद रखना है इंटेंट ऑन होता है, इंटेंट ऑन का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई पर्सन किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए। इंटेंट ऑन, इरादा एकदम पक्का बना ले, पक्का वाला इरादा, तो इंटेंट ऑन होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है सुपरफ्लुअस की। सुपरफ्लुअस SUPER, सुपरफ्लू, FLU, फ्लू, OUS, फ्लूअस, ठीक है, FLUOUS, सुपरफ्लुअस मतलब अत्यधिक, अनावश्यक, अननेसेसरी चीज़ें। तो सुपर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सुपरफ्लुअस, C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, मतलब क्या होता है, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब आप क्या कर रहे हो, खुलेआम विरोध करना, किसी कोई स्थापित नियम है, कोई परंपरा है, उसके विरुद्ध जाना, यानी कि ओपनली अपोज करना है। टू अपोज ओपनली यानी कि खुलेआम विरोध करना किसी भी चीज़ का। डिफैक्टो मीन्स क्या होता है, डिफैक्टो मतलब होता है एक ऐसी स्थिति को दर्शाना जो कानूनी रूप से मान्य ना होते हुए भी व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में होती है। डिफैक्टो मतलब इन रियलिटी, वास्तविक, ये ध्यान रखना। जैसे ही इज़ द डिफैक्टो लीडर ऑफ द कंट्री, वह देश का वास्तविक नेता है, तो डिफैक्टो मतलब रियलिटी, इन रियलिटी, वास्तविक। नेक्स्ट, अगला जो है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट की करेक्ट सिनोनिम बतानी है हमें। फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लिएंट है, स्टबर्न है, मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब क्या होता है, आसानी से ढलने वाला, स्टबर्न मतलब जिद्दी, और कॉम्प्लिएंट अभी जस्ट हमने पढ़ा, कॉम्प्लिएंट मतलब आज्ञाकारी। फ्लेक्सिबल क्या होगा यहाँ पे बताना है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। तो ऑब्ड्यूरेट मतलब क्या होता है, ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है कठोर, जिद्दी, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला कोई व्यक्ति, उसे बोला जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एंटोनिम पूछेगा तो फ्लेक्सिबल इसका एंटोनिम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टबर्न करेक्ट हो जाएगा। एस्वेज, इसका एंटोनिम बताना है एस्वेज। एस्वेज मतलब होता है शांत करना, ठीक है, मतलब शांत करना, दर्द या चिंता कम करना, एस्वेज। तो यहाँ पे एलिविएट है, एग्रावेट है, रिलीव है, सूद है, तो इसका सभी सिनोनिम है। एलिविएट मतलब भी होता है कम करना किसी चीज़ को, रिलीव मतलब भी होता है शांत करना, सूद करना, सूद भी मतलब होता है शांत करना, रिलीव मतलब आराम देना, एलिविएट मतलब भी कम करना, तीनों का मतलब है मतलब शांति करने से है। तो ये इसका वो हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा जाए तो एग्रावेट। एग्रावेट होता है भड़काना, बढ़ाना, स्थिति को खराब करना। नेक्स्ट, टू स्टेव ऑफ मीन्स, लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू स्टेव ऑफ मीन्स क्या होता है, टू इन्वाइट, प्रिवेंट, इनकरेज या लव। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है टालना, टालना होता है या किसी समस्या को होने से रोकना। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इतना ही था। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूँगी वो क्वेश्चन, वहाँ पे नहीं जवाब दे पाऊँगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर ले लूँगी। लेकिन जहाँ पे आपको लगे, डाउट लगे, पूछ सकते हो आप। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। और पेड PDF के लिए आप इस नंबर पे, ठीक है, पेड PDF के लिए आप इस नंबर पे मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पे ग्रामर, लिटरेचर दोनों मिलने वाले हैं। बाय बाय।